बिलाल का आधा झुलसा हुआ चेहरा देखकर हॉल में चीखें गूंज उठी। क्या रिदा का खूनी माजी इसके मासूम शोहर साद की जान ले लेगा? रिदा ने वो लिफाफा उठाया हुआ जल्दी से कमरे में आकर इसे खोला। अंदर बिलाल की वही पुरानी डायरी का एक सफा था जिस पर खून से लिखा था, आदिल ने तुम्हें अपने गार्ड के पहरे में रखा है ना, लेकिन वो बूढ़ा इफ्तिखार जो मेरा और आदिल का बाप है, इसकी जायदाद पर असल हक मेरा है। रिदा, तुम्हें इफ्तिखार के घर जाना होगा। आदिल की बर्बादी का रास्ता वहीं से निकलता है। अगर तुम ना गई तो साद की अगली सुबह कभी नहीं होगी। रिदा ने वो कागज अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो दी। वो सोच रही थी कि या अल्लाह, मैं किस खूनी दलदल में फंस गई हूँ। एक तरफ आदिल की धमकियां थी, दूसरी तरफ बिलाल का पागलपन, और इनके बीच में इसका मासूम शोहर साद था जिसका इस पूरे माजी से कोई लेना देना ही नहीं था। इसी लम्हे साद सूप का बोल लिए कमरे में दाखिल हुआ तो रिदा ने फौरन वो कागज अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। साद ने सूप की चम्मच रिदा के मुंह के करीब करते हुए कहा, रिदा, तुम जब से अस्पताल से आई हो तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। रिदा ने साद की आंखों में झांका जहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और फिक्र थी। इसका दिल चाहा के वो सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन आदिल और बिलाल के खौफ ने इसकी जुबान पर ताले लगा दिए थे। अगले 2 दिन सुकून से गुजरे, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। तीसरे दिन की शाम साद किसी काम से बाजार गया हुआ था और घर में अंधेरा छाने लगा था क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी। रिदा किचन में चाय बना रही थी कि अचानक पूरे घर की लाइटें चली गई और हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। रिदा ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। इसे लाउंज की खिड़की के शीशे पर किसी का साया नजर आया। इसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई जब इसने देखा कि खिड़की का शीशा आहिस्ता से पीछे हटा हो एक लंबा लंगड़ाता हुआ साया अंदर दाखिल हुआ। वो बिलाल था। इसका आधा चेहरा गोदाम के धमाके की वजह से झुलस चुका था, जिसकी वजह से वो किसी भूत की तरह होलनाक लग रहा था। इसने अपने हाथ में एक चमकता हुआ चाकू पकड़ रखा था और इसकी नजरें सीधी रिदा पर जमी हुई थी। बिलाल ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, कैसी हो रिदा? अपने नए शौहर के साथ ऐश की जिंदगी कैसी गुजर रही है? रिदा किचन के कोने में लग गई और चाकू इसकी तरफ करते हुए बोली, बिलाल पीछे हटो वरना मैं चला दूंगी। साथ अभी आता ही होगा, वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। बिलाल पागलों की तरह हंसा और बोला, पुलिस? वो कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता रिदा। आदिल ने 5 साल मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं इसकी हर चीज छीन लूंगा। बिलाल ने रिदा के हाथ से झटके से चाकू छीना हुआ इसका गला दबोचते हुए बोला, कल सुबह आदिल अपने बाप इफ्तिखार के बंगले पर एक बड़ी पार्टी दे रहा है जहाँ वो अपनी नई जायदाद का ऐलान करेगा। तुम्हें वहाँ आना होगा। तुम्हें सबके सामने ये एहतराफ करना होगा कि आदिल ने तुम्हें मुझसे तलाक दिलवाई थी, वरना मैं इसी चाकू से साद का गला काट दूंगा। बाहर साद की गाड़ी का हॉर्न बजा। बिलाल ने रिदा को फर्श पर पटका और खिड़की के रास्ते अंधेरे और तेज बारिश में गायब हो गया। जाते जाते वो रिदा के लिए एक गहरा खौफ छोड़ गया। साद जब चार्जिंग लाइट लेकर अंदर आया तो इसने रिदा को फर्श पर गिरे हुए पाया। वो बदहवासी में आगे बढ़ा, रिदा क्या हुआ? तुम नीचे कैसे गिरी? रिदा ने रोते हुए साद को गले लगा लिया, लेकिन सच फिर भी नहीं बताया। रात भर रिदा सो नहीं सकी। इसने फैसला कर लिया था कि अपने शौहर साद की जिंदगी बचाने के लिए इसे इफ्तिखार के इसी महल में जाना होगा जहां आदिल ने पार्टी रखी थी। अगली सुबह रिदा ने एक खूबसूरत लेकिन गहरे रंग का लिबास पहना। साद ने हैरत से पूछा, रिदा तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? रिदा ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा,